ब्लैक क्लेवर द स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग मूवी के साथ आ चुके हैं, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है। तो भाई लोग, ये मूवी बहुत ज़्यादा ही एक्शन से भरी हुई है, तो इसे लास्ट तक देखना। और इस मूवीज़ को हम कुछ पार्ट्स के सीरीज़ में डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर इस सीरीज़ को आपको पूरी देखनी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, घंटा दबाने पड़ेगा, जिससे यार नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तो बिना बकलोली के चलिए यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें 10 साल पहले की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर कुछ मैजिक क्लैन के लीडर्स ने एक बंदे को अपने ट्रैप में कैप्चर करके रखा होता है। और फिर हमें यहाँ पर दिखाए जाते हैं द विजार्ड किंग जूलियस, जो कि उस बंदे से कह रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम्हें अपना इरादा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ताकत नहीं बचा कि तुम कुछ कर पाओ। जिस पे वो कहता है, नहीं गलत तुम लोग कर रहे हो, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ और मैं ये करके रहूंगा। ये कह के वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके पीछे बहुत सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं और उन गेट में से बहुत सारी मैजिकल पावर निकलते हैं और उन लोगों के सारे ट्रैप्स को तोड़ के उसे रिहा कर देते हैं। और फिर यहाँ पर वो अपने पोर्टल्स में से एक तलवार को निकालता है, जिसे देख के यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या ये तो रॉयल तलवार है, ये क्या होगा। और अब ये रॉयल तलवार के बारे में आपको आगे जाके पता चलेगा कि आगे में ये रॉयल तलवार है कौन सी चिड़ैया का नाम। और यहाँ पर सब बंदे जो होते हैं वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई मार ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है अपने की मैजिक की वजह से। यहाँ पर जूलियस भी बचते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ही धमाका होता है। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बच जाता है और कहता है कि मैं बना के रहूंगा एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब लोग खुशहाल रहें और शांति से रहें। और ये कह के वो रॉयल तलवार की मैजिक का यूज करते हुए स्टेडियम को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहता है, लेकिन यहाँ पर उसी समय जूलियस उसके पीछे आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और फिर जूलियस यहाँ पर उसके ऊपर एक सीलिंग मैजिक का यूज करता है और उसके ही साथ साथ उसकी जो रॉयल तलवार होती है उसे भी सील करने लग जाता है, जिसपे यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी वजह से तुम अपनी रॉयल तलवार को भी खो दोगे। जिसपे यहाँ पर जूलियस कहता है कि हाँ, मुझे ये रॉयल तलवार खोने का गम तो होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं खुद पे लेता हूँ। और ये कह के वो अपनी ताकत का यूज करके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और उस तलवार को पूरी तरह से सील कर देता है और यहाँ पर शांति की नई शुरुआत हो जाती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट डे पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्लोबल सिटी में एक टूर्नामेंट हो रहा होता है और यहाँ की जो एंकर होते हैं वो बता रहे होते हैं, ये जो मैजिकल टूर्नामेंट है वो 10 सालों में एक बार ही होता है और यहीं पर चुना जाता है द मैजिक वॉरियर को। और फिर यहाँ पर स्टेडियम के बाहर एक रहस्यमयी बंदे को दिखाया जाता है, जो कि दुकान से एक मास्क उठाता है और लगा लेता है। और फिर वापस सीन स्टेडियम पे शिफ्ट होती है, स्टेडियम की तरफ, जहाँ पर एंकर बताती है ये जो टूर्नामेंट है वो मैजिक क्लैंस के मेंबर के बीच में होगा और अगर जो इस टूर्नामेंट को जीत जाता है वो मैजिक वॉरियर बनेगा और वो आगे जाके शायद द विजार्ड किंग भी बन सकता है। तो वो ये कह के यहाँ पर मैच को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर पटाखे भी स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर स्टेडियम के बीच में एक अजीब से बंदे को भी दिखाया जाता है और दूसरी तरफ यहाँ पर रेड बुल के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि हमें इसी का इंतज़ार था। आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसे ही देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो पहला बंदा होता है वो आ जाता है और उसका नाम होता है यूनो, और वो आते ही के साथ साथ अपना बवंडर वाला मैजिक यूज़ करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस की लड़कियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं। और यहाँ पर वो आते ही उसके पास एक टिंकल बेल जैसी चीज़ होती है और यहाँ पर सब लोग देखने लग जाते हैं कि वो जो दूसरा बंदा है वो कौन आने वाला है। और यहाँ पर वो जो एंकर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पर जो उनके साथ लड़ने वाले आने वाले हैं उनका नाम है नकाबपोश बादशाह। जिसे सुन के उसका जो बगल वाला कैनल होता है वो कहता है, ये कैसा बकवास सा नाम है, इससे बेकार नाम नहीं मिला। और यहाँ पर वो जो नकाबपोश बंदा होता है वो यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो यूनो के पास आता है तो उसकी जो टिंकल बेल होती है वो उस नकाबपोश से कहने लगते हैं, तुम ये कैसे कपड़े पहन के आए यूनो के पास, क्या उसका मजाक उड़ा रहे हो। और फिर यहाँ पर जो बैटल होता है वो स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर यूनो जो होता है वो उसके ऊपर टॉर्नेडो वाला हमला करने लगता है, लेकिन अचानक से वो जो नकाबपोश बंदा होता है वो अपनी तलवार निकाल के उस टॉर्नेडो को एकदम से काट ही देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी जो जनता होती है और जो एंकर होता है वो भी सब लोग बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं। और यहाँ पर उसके वार को देख के यूनो पहचान जाता है कि ये कौन है और ये और कोई बंदा नहीं होता है, इसका नाम होता है आस्था और हमारी जो मूवी का है मेन प्रोटेगनिस्ट यही है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि
स्टेडियम के टॉप पे कुछ बंदे जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं, जो कि 4 बंदे होते हैं जो क्लॉक पहने होते हैं। और यहाँ पर वो स्टेडियम को बहुत घूर के देख रहे होते हैं और जो उनका लीडर होता है वो और कोई नहीं, कॉनरेड होता है। वो कहता है कि अब तबाही का समय आ गया और वो यहाँ पर अपनी मैजिकल की का यूज़ करके अपनी तलवार द रॉयल को वापस बुला लेता है। और फिर वो अपने एक साथी से कहता है कि चलो स्टार्ट करो, और वो यहाँ पर अपना मैजिक का यूज़ करके पूरी स्टेडियम के ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टेडियम के अंदर बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं और कहते हैं ये कैसी पावर है। उसी समय यहाँ पर कॉनरेड अपनी पावर का यूज़ करके जितने भी ऑडियंस बैठी होती है यहाँ पर उनकी पावर्स को ऑब्जॉर्व करने लग जाता है अपनी तलवार के अंदर, और यहाँ पर जो बच्चा होता है उसकी भी पावर ऑब्जॉर्व होने लगती है। और फिर कॉनरेड उसके पास आता है और कहता है, फिर हमें यहाँ पर पता चलता है ये जो बच्चा है वो और कोई नहीं जूलियस होता है, जिस पे यहाँ पर कॉनरेड कहता है जब हम पहली बार मिले थे तब बहुत ज़्यादा ही घमासान युद्ध हुआ था ना, लेकिन अब और पहले में बहुत ज़्यादा ही अंतर है, लेकिन मेरा जो इरादा है अभी भी नहीं बदला। मैं वापस बनाऊंगा वही दुनिया जो कि मुझे बनानी है, और इसके लिए मैं कॉनरेड पूरी सिटी की बैंड बजा दूंगा। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है उसके साथ जो लड़के आई होती है वो यहाँ पर मैजिक करती है, डार्क मैजिक, और उसके पास एक चेस बोर्ड आ जाता है जिसमें से उसके जो प्यादे होते हैं वो ज़मीन में गिरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, और वहाँ पर जो ऑडियंस बैठी होती है उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। और यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ही भगदड़ मच जाती है, और उसी भगदड़ में एक बूढ़ा आदमी भागने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसी समय वहाँ पर जो उनका जो प्यादा होता है वो उसके ऊपर हमला ही करने जा रहा होता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर जो आस्था होता है वो दौड़ते हुए आता है और उस जो वॉरियर होता है उसके हाथों को काट देता है। और फिर बुढ़ाऊ से कहता है, बाबा जी क्या आप ठीक हैं? जिसमें वो ठीक होता है, और फिर यहाँ पर वो वापस से बैटल करने लग जाता है उन रोबोट्स से। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जितने भी और लोग होते हैं वो सारे ऑडियंस को बाहर निकाल रहे होते हैं स्टेडियम से, और एक बंदा जो होता है वो उस केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उनके जितना भी मैजिक होता है वो सब विफल हो रहा होता है, क्योंकि वो जो केव होता है वो बिल्कुल भी टूट ही नहीं रहा होता किसी भी प्रकार के मैजिक से। और फिर वापस आस्था की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो उन्हें रोबोट्स को मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और सारे जो रोबोट्स होते हैं वो आस्था ही के पीछे होते हैं। तो वो यहाँ पर चिल्ला के कह रहा होता है, अबे यार ये सब मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जिस पे यहाँ पर यूनो आ जाता है और उन्हें अपनी पावर से मार देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई मेले में बच्चा घूम रहा है जो कि यहाँ पर गलती से आ गया है। जिस पे वो जो होता है आस्था वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या बच्चा किसे कह रहा है बे, मैं बच्चा नहीं हूँ। और उसी समय यहाँ पर यूरी भी आ जाती है और कहती है कि अच्छा तुम बच्चे ही तो हो, वरना यहाँ पर कौन आता है, तुम पार्टिसिपेट करना ही था तो मुझे तो बताते। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, तुम्हें एहसास हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी पावर्स को अब्जॉर्ब किया जा रहा है, और जिसके पास कम पावर है वो तो हिल ही नहीं पा रहा। जिस पे आस्था कहता है, अच्छा तो लगता है मुझे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी औरों से। और वो ये कह के और ज़्यादा ही रोबोट्स को मारने लग जाता है, और सारे रोबोट जो होते हैं वो आस्था के ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। लेकिन आस्था यहाँ पर उन रोबोट्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और आस्था के ये खतरनाक काम को देख के वो जो तीनों ट्रियो होते हैं वो आस्था के सामने आ जाते हैं, और उन तीनों को देख के यहाँ पर जूलियस सोचने लगता है कि क्या ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये तो आ ही नहीं सकते। और वो चौंक जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो तीनों ट्रियो हैं वो पहले एक विजार्ड किंग हुआ करते थे, लेकिन वो इतने ही ज़्यादा ब्रूटल थे जिसकी वजह से उनसे ये पद छीन लिया गया। और यहाँ पर जो कैमरॉड है उसने इन तीनों को तलवार की मदद से वापस से जिंदा कर दिया है। यहाँ पर जो तीनों ट्रियो होते हैं वो यहाँ पर आस्था का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उसके पास मैजिक भी नहीं होता। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है और इसके लिए मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर इस पर खिसियाते हुए वो जो ट्रियो होता है वो इसके ऊपर अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर आस्था उसके मैजिक को काट देता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है। वो कहता है, क्या इसने मेरे मैजिक को काट दिया? तो फिर वो कैलरॉड से कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए खिलौना ला रहा हूँ। और यहाँ पर कैलरॉड को दिखाया जाता है जिसके ऊपर यहाँ पर एक इंसान होता है, वो मैजिक का यूज करके मारने जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो एक ही वार से उसके मैजिक को काट देता है और उसकी तरफ देखता है। और इस बंदे का नाम जो होता है उसका नाम होता है मार्स, और मार्स यहाँ पर कहता है, मैं जादूगर बादशाह को कुछ नहीं होने दूंगा। जिस पे यहाँ पर जो कैलरॉड होता है वो उसकी बुक्स को पूरे को पढ़ लेता है और उसके मैजिक को सीख लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जो बुढ़ाऊ दादा होते हैं वो यहाँ पर आस्था की ओर हमला करने लगते हैं, और यहाँ पर आस्था को बहुत जोर की हमला लग जाता है और वो दीवार से टकराने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर वो बम पकड़ जाता है क्योंकि उसके दोस्त आ जाते हैं राइजन बुल के उसे बचाने के लिए। और यहाँ पर सारे लोग सबसे लड़ रहे होते हैं और यूनो भी यहाँ पर लड़ रहा होता है द आइस फैंग से।
हाँ, हम उसे आइस फैंग कहेंगे, जो तीसरा वाला है उसे आइस फैंग कहेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्स को कैमरोल्ड ने प्रसाद दे दिया है, मतलब मार दिया है। तो कैमरोल्ड उससे कहता है, अच्छा तुम इन लोगों को अगला विजार्ड किंग बनाओगे। एक वो है जिसके पास ताकत ही नहीं है, और तुम्हारे लगता है दिन बहुत ज़्यादा ही बुरे आ गए हैं। जिस पे यहाँ पर जो जूलियस कहता है, नहीं हमारे इतना भी बुरे दिन नहीं आए कि हम तुमसे हार जाएं, अभी तुम्हें पता ही क्या है क्या हो गया। तभी यहाँ पोर्टल खुलता है। अब पता नहीं पोर्टल में क्या होगा, कौन सा नया तूफान आने वाला है। तो इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब घंटा दबाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर सेकंड सीरीज वापस जल्दी से आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताइएगा, बाय।